बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 321 मुलाहिज़ा फरमाएं। इसी सोच के दौरान में मेरे जहन में एक नहायत ही ख़तरनाक सवाल ने सर उभारा और मेरे पूरे वजूद में एक सनसनी दौड़ गई। वो ख्याल बहुत ही संगीन और रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कहीं सद्दफ नकली वहीदान के झांसे में आकर उसकी किसी साजिश का शिकार तो नहीं हो गई। ऐसा सोचते हुए खुद ब खुद मेरा ध्यान डार्लिंग की तरफ चला गया। गुज़िश्ता शाम मेरी गैर मौजूदगी में वो अय्यार शख्स फरीद पाशा की कोठी पर पहुंचा था और वहाँ मेरा भरपूर किरदार अदा करके वो डार्लिंग को अपने साथ ले जाने में कामयाब रहा था। कहीं नकली वहीदान ने फिर वही चाल यहाँ भी तो नहीं चल दी थी। हैन मुमकिन था वो मेरी हैसियत में सद्दफ के पास आया हो और उसे अपने साथ लेकर ग्रे खाई रूप में वहाँ से रवाना हो गया हो। नकली वहीदान ने मगवी डार्लिंग के साथ जो सलूक किया उसकी रोशनी में सद्दफ के बारे में सोचते हुए मेरा दिल खोलने लगा। जान करीब सद्दफ भी किसी बॉक्स में इससे आगे ना सोच सका। मेरे जहन ने फौरन इस वाहियात ख्याल की तरदीद कर दी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो सद्दफ को बेवकूफ़ बनाकर अपने साथ नहीं ले जा सकता। उसने जो मखसूस लिबास पहन रखा था उसे देखकर सद्दफ समझ जाती कि वो मैं नहीं बल्कि मेरी नकल है। वो उसके साथ 1 इंच फासला तय ना करती। डार्लिंग को झांसा देना दूसरी बात थी। सद्दफ की जानिब से मेरा दिल कदरे मुतमईन हो गया, लेकिन गाड़ी समेत उसका मंजिल से हट जाना मुझे सख्त तशवीश में मुब्तला कर रहा था। मैं वो जगह छोड़कर कहीं आ जा भी नहीं सकता था। मैं वहाँ से हटता तो ऐन मुमकिन था वो सुर्ख लैंड क्रूजर को निकाल ले जाता। उसी जीप की मौजूदगी में इत्मीनान बख्श इम्कान इस बात का था कि वो वहाँ जरूर आएगा, जल्द या बदेर। मैं बेकरारी से टहलते हुए लैंड क्रूजर के पास आ गया और उसका जायजा लेने लगा। मैंने एक मरतबा फिर उसकी नंबर प्लेट को देखा, कहीं मुझे धोखा ना हुआ हो। मैं गलती पर नहीं था। ये वही जीप थी जिसे शोएब होरी के बंदों ने कराची में साउथ के करीब देखा था। 4737 नंबर वाली ये सुर्ख जीप कल रात मुझे भी नहर के किनारे खड़ी मिली थी और इसी मनूस जीप ने शादमान कॉलोनी से नहर तक हमारा ताकुब भी किया था। इसी अंदाज में तेजी से सोचते हुए मेरा ध्यान गुज़िश्ता रात के उस वाक़े की तरफ चला गया जब शाह जमाल रोड पर निशान पेट्रोल ने हमारा साथ छोड़ दिया था। बाद में तहसीन की ज़बानी मुझे मालूम हुआ जीप में किसी किस्म की कोई खराबी नहीं थी। उस जीप के खराब होने के हवाले से नकली वहीदान ने अल्लाह दीता को चक्कर दिया था। जब वो डार्लिंग को अगवा करने फरीद पाशा की कोठी पहुंचा तो अल्लाह दीता के एक सवाल के जवाब में उसने कहा था निशान में अचानक कोई खराबी पैदा हो गई और उसे किसी गैराज में ठीक होने के लिए छोड़ आया है। निशान पेट्रोल की खराबी का हवाला मुझे बहुत दूर तक सोचने पर मजबूर कर रहा था। मुस्लिम टाउन से यहाँ तक मैं सुर्ख लैंड क्रूजर का ताकुब करते हुए जिन तजर्बात से गुजरा वो नकली वहीदान को खासा पुरस्कार साबित कर रहे थे। मैं बावजूद इंतहाई कोशिश के भी उसे चेज नहीं कर पाया था। मैं हाई रूफ की जिस कदर स्पीड बढ़ाता वो खबीस भी अपनी जीप को उतना ही तेज कर देता। हमारे दरमियान एक मखसूस फासला बरकरार था और इसी दौरान उस शख्स ने एक मरतबा भी पलट कर नहीं देखा। हालांकि इबादत रोड से जब वो स्कीम मोड़ की तरफ बढ़ा था तो सड़क के उस टुकड़े पर ट्रैफिक भी ज्यादा नहीं था। ये मुमकिन नहीं था उसे अपने ताकुब का एहसास ना हो। उसकी बेपरवाही और एतमाद जाहिर करता था वो हर शय से बाखबर है। ये बात उसकी पुरस्कारियत पर दिलारत करती थी। मैं ला मोहल्ला ये सोचने पर मजबूर हो गया कि मुझे पेश आने वाले पुरस्कार वाकयात का ताल्लुक भी कहीं नकली वहीदान ही से तो नहीं। उसी वक्त मैंने बेख्तियार पलट कर देखा, किसी ने मुझे पुकारा था। मैंने वाज़ेह तौर पर अपना नाम सुना था, लेकिन जिस समझ से वो आवाज़ उभरी वहाँ कोई भी नहीं था। मुझे हैरत थी कि मेरी समाज ने ये धोखा क्यों दिया। मैंने इस मौके को मौजूदा सूरत की अफरा तफरी के खाते में डाल दिया। मेरा दिन इस वक्त सद्दफ के लिए खासा परेशान था। इस कैफियत में इंसान के आवाज़ अक्सर धोखा देने लगते हैं। जब मज़ीद 5 मिनट सद्दफ और नकली वहीदान के आसार नजर न आए तो मेरी परेशानी इंतहा को पहुँच गई। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा था। मुझे सैयदपुर जाना था और ये एक अजीब मुसीबत मेरे रास्ते की रुकावट बन गई थी। मैं इस लम्हे को कोसने लगा जब मैंने फिरोजपुर रोड पर सुर्ख लैंड क्रूजर को देखकर इसके ताकुब का फैसला किया था। इस मनूस के सब मेरी राह खोटी होती नजर आ रही थी। मैंने एक मरतबा फिर उस बैरूपिये को स्टोर के अंदर जाकर चेक करने के बारे में सोचा और खुद ब खुद मेरे कदम डिपार्टमेंटल स्टोर के दाखिली दरवाजे की जानी पड़ गए। मसला ये था कि मैं किसी से सद्दफ हाईरू या नकली वहीदान के बारे में कुछ भी नहीं पूछ सकता था। मैं पूछता तो क्या पूछता, कोई मुझे बताता तो क्या बताता। एक मरतबा फिर मुझे नाकाम और नामुराद स्टोर से लौटना पड़ा, लेकिन जब मैंने दरवाजे से बाहर कदम रखा तो एक हैरत मेरी मुंतजिर थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। पार्किंग में सुर्ख लैंड क्रूजर के अकब में ग्रे हाई रूफ खड़ी थी और उसमें सद्दफ भी मौजूद थी। मैं तेजी से चलते हुए सद्दफ के पास पहुंचा और इज़तरारी लहज में कहा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं कहाँ चली गई थी? उसे हैरत भरी नजर से मुझे देखा। मैं तो तुम्हारी इंतजार में यहाँ सूख रही हूँ और तुमने स्टोर के अंदर इतनी देर क्यों लगा दी? उस बदमाश का कोई सुराग मिला? सद्दफ के पेदर पे सवालात ने मेरा दिमाग झुनझुना कर रख दिया। वो इस वक्त इंतहाई संजीदा और खौफ ज़दा दिखाई देती थी, लेकिन वो जो कुछ बयान कर रही थी वो नाकाबिले यकीन था। अगर मैंने खुद अपनी आंखों से सब कुछ ना देखा होता तो मुमकिन था मैं सद्दफ की बात का यकीन कर लेता। मैंने एक झटके से ड्राइविंग साइड वाला दरवाजा खोला और फिर हाई रूफ का स्टीयरिंग संभालते हुए सद्दफ से कहा, देखो सद्दफ, मैं इस वक्त किसी तफरी या मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं।
मेरा ज़हन बुरी तरह उलझा हुआ है, तुम सच्ची सच्ची बताओ कहाँ गई थी। सदफ से बात करने के दौरान मैं वक्फे वक्फे से सुर्ख लैंड क्रूजर को भी देख रहा था। वो मेरी संजीदगी को देखते हुए ठहरे हुए लहजे में बोली, वैदान मैं एक लम्हे के लिए भी इस जगह से नहीं हटी। गाड़ी में बैठकर तुम्हारे नकली वैदान का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर पहले तुम यहाँ थी और ना ही ये खाई रूफ। तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो वैदान? इस मर्तबा सदफ के लहजे में एहतजाज दोहराया। क्या तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है? मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? मैं सदफ के लहजे की शिद्दत ने मुझे गड़बड़ा दिया। कहा मैं अपने तजर्बात की भी नफी नहीं कर सकता था। मैंने गंभीर आवाज में कहा, सदफ मैं कुछ देर पहले यहाँ आया था और तुम्हें गाड़ी समेत गैर मौजूद पाकर मेरी जो हालत हुई होगी उसका तुम अंदाजा लगा सकती हो। मैं बखूबी अंदाजा लगा रही हूँ कि इस वक्त तुम्हारी क्या हालत है। वो खफगी अमेज लहजे में बोली, अगर ये कोई संजीदा मजाक है तो प्लीज इसे खत्म कर दो। मैं बहुत ज्यादा उलझन महसूस कर रही हूँ। मैं चलने में उसे गहरी नजर से देखता रहा, फिर मुख्तसर अल्फाज में जिसे उसे थोड़ी देर पहले पेश आने वाले वाकयात और अपनी परेशानी के बारे में बता दिया। वो तवज्जो से बात सुनने के बाद बोली, वैदान अगर तुम वाकई संजीदा हो तो फिर मैं यही कहूंगी तुम्हारे साथ कोई नफ्सियाती मसला है। इन वाकयात को नॉर्मल नहीं कहा जा सकता। एक मंजर तुम्हें दिखाई देता है मगर उससे मैं महरूम रहती हूँ। इस तरह तुम जो आवाज सुनती हो वो मेरी समात तक रसाई हासिल नहीं करती। क्यों? उसे जरा तवक्कुफ करके सवालिया नजर से मुझे देखा। इस वक्त एक डॉक्टर नजर आ रही थी। क्या पहले कभी तुम्हारे साथ ऐसा होता रहा है? नहीं, इस नौइयत के ये इब्तदाई और अनोखे तजर्बात हैं। तुम्हें पहली फुर्सत में किसी माहिर नफ्सियात से रुजू करना चाहिए, उसने मशवरा दिया। मैं किसी और ही सोच में खो गया। मेरे अंदर से आवाज उठी थी, वैदान पुरअसरार मामलात और वाकयात का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। पुरअसरार वाकयात का ख्याल आते ही ध्यान नीलगरी की तरफ चला गया। फिर उसकी सैर अंगेज जात से वाबस्ता होशरूबा और मसूर कुन यादें मुजस्सम होकर सामने आने लगी। मैं ख्यालात की जादू नगरी में जाने और कितनी देर तक भटकता रहता कि सदफ की आवाज ने मेरी समात पर दस्तक दी। वो पूछ रही थी, वैदान क्या आज का दिन यहीं खड़े खड़े गुजारना है? मैं यूफ में हाजिर हो गया और सुर्ख लैंड क्रूजर की जानिब इशारा करते हुए कहा, इसका ड्रॉप सीन नहीं देखोगी? अभी तो इसका टाइटल शुरू हुआ है। वो बूझल लहजे में बोली, अगर इस कहानी के इख्तिताम तक हम गाड़ी में बैठे रहे तो सैयदपुर पहुंचने के इम्कानात माइनस में चले जाएंगे। तुम ठीक कहती हो, मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है, मैंने फैसला कुन अंदाज में कहा। आज जोर और असर के दरमियान बड़े पाशा की तदफीन है। हमें उससे पहले सैयदपुर होना चाहिए और उसके लिए हमें यहाँ से रवाना होना पड़ेगा। वो बोली, फैजान मैं तो कहती हूँ गाड़ी को फौरन यहाँ से निकालो। अगर फिर कभी ये बैरूपिया हमारी राह में आया तो इससे बड़े तसल्ली बख्श तरीके से निमट लेंगे। सदफ की तजवीज़ माकूल और बरवक्त थी, लिहाजा मैं खाई रूफ को स्टार्ट करके माल रोड पर ले आया। अगले कट से मैंने गाड़ी को मोड़ा और हमारा सफर शुरू हो गया। माल रोड का ये सफर हमें नहर के करीब पहुंचकर केनाल बैंक रोड तक ले जाता। फिर हम नहर के साथ साथ ये सफर जारी रखते हुए अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां हो जाते। मैं ड्राइविंग पर तवज्जो मरकूज रखते हुए हालिया हैरत अंगेज और नाकाबिले यकीन वाक़े के बारे में सोचने लगा। सदफ का दावा था कि वो एक सेकंड के लिए भी वहाँ से इधर उधर नहीं हुई थी। उसे मुझसे झूठ बोलने की कतन कोई ज़रूरत नहीं थी और ना मैं अपने तजर्बात को जुटला सकता था। मैंने लगभग 8 मिनट परेशानी की हालत में टहलते हुए यहाँ गुजारे थे। ये वाक़या मेरी यादाश्त में नक्श होकर रह गया और मैं अभी तक इसको कोई ख़त्मी तोजी पेश नहीं कर पाया था। 6 रिंग का सिग्नल क्रॉस किया तो सदफ मुझसे मुखातिब होते हुए बोली, वैदान तुम्हें क्यों चुप लग गई? क्या मेरी किसी बात का तुमने बुरा बनाया है? क्या तुमने ऐसी कोई बात की है? मैंने उल्टा उससे सवाल कर डाला। वो सोचते हुए बोली, अपनी दानिश में तो नहीं कहूँगी, तब मेरी दानिश में भी नहीं। फिर तुम खामोश क्यों हो? मैं बहरूपी नकली वैदान के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने साफ गोई से काम लिया। वो पूछने लगी, क्यों इस फजूल के चक्कर में फंसकर अपनी सोच को परागंदा करते हो? जो बात मुझे हजम ना हो मैं उसके बारे में उस वक्त तक सोचता हूँ और खोजता रहता हूँ जब तक उसकी तह तक ना पहुँच जाऊँ। ये शख्स आसानी से जान नहीं छुड़ा सकेगा, ना मेरी सोच से और ना ही नजर से। उसने इस्तफसार किया। फिर इसके सिलसिले में कोई बात समझ में आई? हाँ मैं तुम्हारी बात से मुत्तफिक हो गया हूँ। मेरी कौन सी बात है? तुमने कहा था नकली वैदान इंसान नहीं शैतान है, बेपनाह चालाक और मक्कार, उसके पास बहुत सी कुव्वतें हैं। मैंने कहा मैं भी इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि बहरूपिया वैदान वाकई किसी पुरअसरारियत कुव्वत का मालिक है और गालिब इम्कान यही है कि वो नजरबंदी का इल्म जानता है। नजरबंदी के बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ और सुन रखा है, सदफ ने सनसनीखेज लहजे में कहा। वैदान तुम्हारी नकल से वास्ता पड़ा तो वो भी पुरअसरार और बाहुनर निकल आया। हाउ अमेजिंग! मैंने कहा उस शख्स से निबटने में बहुत लुत्फ आएगा। सदफ ने पूछा, तुमने नजरबंदी का क्या जिक्र किया है? इस सवाले से बहरूपिये का कौन सा कमाल तुम्हारे सामने आया है? यही क्या कम है कि मैंने स्टोर से बाहर आकर देखा तो तुम नजर नहीं आई और ना ये ग्रे खायरूफ। मैंने बताया मैं तुम्हें दरोग हो नहीं समझता। तुम्हारा कहना एक लम्हे के लिए भी तुम और गाड़ी मौके से नहीं हटी। इससे यही साबित होता है कि नकली वैदान ने नजरबंदी के अमल से मुझे वो मंजिर दिखाया होगा। ऐसे शख्स से दो हाथ करने के लिए तुम्हें ची की कुव्वत आजमाना होगी। वो मेरे दायरा कार में तो आए, मैंने मुबम अंदाज में कहा। उसी वक्त सदफ ने सनसनीखेज अंदाज में एक जानिब इशारा किया और हिजानी लहजे में बोली, वो रहा। क्या रहा भाई? मैंने उसके इशारे पर दाईं जानिब गर्दन घुमा कर देखा। सदफ ने कहा, जिस शैतान का हम जिक्र कर रहे थे
सुर्ख लैंड क्रूजर मेरी निगाह में आ गई। मजकूरा जीप चिड़ियाघर के गेट से अंदर दाखिल हो रही थी। हमें डिपार्टमेंटल स्टोर से रवाना हुए जितना वक्त हुआ था उसमें मुमकिन नहीं था कि बहरूपिया चिड़ियाघर तक पहुंच जाता। माल रोड लाहौर की सबसे ज्यादा साफ सुथरी और सुलझी हुई सड़क है। ट्रैफिक कवानीन की सबसे कम बाकायदगी और खिलाफ वर्दी यहाँ नजर आती है। दो तरफा ट्रैफिक नहायत ही तरीके सलीके से रवां धवां रहता है और वो सुर्ख जीप तो सामने से आकर चिड़ियाघर की तरफ मुड़ी थी, गोया नकली वैदान पीसी की तरफ से आ रहा था। एक दो बातें ही हो सकती थी, वो या तो पुलिसरार उलूम का माहिर था कि नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाता, या फिर चिड़ियाघर के गेट से दाखिल होने वाली लैंड क्रूजर में कोई और था। वह सड़क की दूसरी तरफ से जीप में बैठे हुए शख्स की झलक नहीं देख पाया था। सद्दफ ने कहा, ये वाकई किसी शैतान से कम नहीं, अभी याद किया, अभी हाजिर है। मैंने गले कट से हाई रूफ को मोड़ा और उसकी सड़क पर डाल दिया। सद्दफ ने तशवीशनाक अंदाज में कहा, वैदान इस मजदूर पर लानत भेजो। वो समझ गई थी कि मैं नकली वैदान के ताकुब में चिड़ियाघर की तरफ जा रहा हूँ। मैंने कहा, मैं सिर्फ अपने तजस्सुस और शक की तस्दीक करना चाहता हूँ। हमने सुर्ख जीप को देखा है, ये बात यकीनी नहीं कि इसमें हमारा मतलूबा बंदा ही हो, वो कोई और जीप भी तो हो सकती है। मैं नंबर प्लेट देखे बगैर मुतमईन नहीं होऊंगा। और अब उस लैंड क्रूजर का नंबर 4737 हुआ तो हम भी उसके पीछे चिड़ियाघर में दाखिल होंगे। मैं तुम्हारे फितरी तजस्सुस से इनकार नहीं करती, वो मोतदिल अंदाज में बोली। मैं खुद भी बहुत मुतजस्सिस वाकई हुई हूँ, लेकिन एक बात ज़हन में रखना वैदान, कहीं हम इस बहरूपिया के चक्कर में उलझ कर बड़े पाशा के जनाजे में शिरकत से ना रह जाएं। मैंने कहा, अल्लाह ताला ने मुझे बताया था लाहौर से सैयदपुर 1.5-2 घंटे से ज्यादा का फासला नहीं। इस वक्त 9 बजे हैं। हम अगर 12 बजे भी लाहौर से निकले तो बासानी वक्त पर वहां पहुंच सकते हैं। मजीद कमी बेशी तेज रफ्तार ड्राइविंग से पूरी की जा सकती है। मैंने जरा रुकने के बाद इजाफा किया, हमारे पास 3 घंटे का वक्त है। इस अरसे में हम नकली वैदान पर अच्छी खासी रिसर्च कर सकते हैं। मुझे नहीं उम्मीद वो हमारे हाथ आ सके। सद्दफ ने कहा, अगर वो वाकई नजरबंदी का इल्म जानता है तो इस मर्तबा भी वही होगा जो थोड़ी देर पहले डिपार्टमेंटल स्टोर पर तुम्हारे साथ पेश आ चुका है। नजरबंदी का इल्म बहुत करिश्मे दिखाता है। मैंने कहा, बंदिश किसी भी किस्म की हो उसका तोड़ भी मौजूद होता है। मेरी इस दलील के बाद सद्दफ ने कुछ ना कहा और हम चिड़ियाघर में दाखिल हो गए। लैंड क्रूजर की नंबर प्लेट का जायजा लिया गया तो वो उसी बहरूपिया की जीप साबित हुई। इस इंकशाफ ने मेरे रगो पे में एक सनसनी दौड़ा दी। चंद लम्हात बाद हम 2 टिकट हासिल करके चिड़ियाघर के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुए। इस मरतबा सद्दफ ने बाहर रुककर बहरूपिया का इंतजार करने का इरादा जाहिर नहीं किया, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं था। एक तजर्बे में नाकामी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया था। हम 15-20 मिनट तक मुख्तलिफ जानवरों के पिंजरों के पास चकराते रहे, लेकिन उस बंदा पुरस्कार की एक झलक दिखाई ना दी। मैं वहां से वापसी का इरादा कर ही रहा था कि वो अचानक मुझे नजर आ गया। वो एक बच्चे की उंगली थामे उसे बब्बर शेर दिखा रहा था। सद्दफ की हैरत में डूबी हुई आवाज उभरी, ये उस बच्चे के साथ कैसा है? थोड़ी देर पहले तो ये अकेला था। मेडिकल साइंस ने अभी इतनी तरक्की भी नहीं की। सद्दफ मेडिकल फाइनल ईयर में थी। मेरी बात को बड़ी वजह से समझते हुए बोली, हाँ ये तो बड़ी नामुमकिनात में से है, चलो उसी से जाकर पूछते हैं। मैंने कहा और बहरूप की जानिब कदम बढ़ा दिए। हम इस वक्त प्ले लैंड के पास खड़े थे। यहाँ से शेर बब्बर के पिंजरे का फासला ज्यादा नहीं था, लेकिन शायद उसने हमारी गुफ्तगू सुन ली थी। वो पिंजरे से हटके और बच्चे की उंगली को थामे एक ढुलवानी रास्ते की ऊंचाई चढ़ने लगा। मैंने सद्दफ के साथ अपनी पेश कदमी में तेजी लाते हुए कहा, कितनी अजीब सी बात है, आमतौर पर ऐसे मौके पर बच्चे बड़ों की उंगली थामते हैं। इस बहरूपिया ने अगर कोई बच्चा पाया है तो उसकी उंगली पकड़े घूम रहा है। सद्दफ ने गहरी संजीदगी से कहा, इन अजीबोगरीब बातों को तो रोको, एक तरफ मैं किसी और ही नुक्ते पर गौर कर रही हूँ। वो नुक्ता कौन सा है? मैंने पूछा। अब तक हमने इसकी सूरत नहीं देखी। सद्दफ ने इंकिशाफ अंगेज लहजे में कहा, सिर्फ पुश्ती हमारे सामने आई है। यह भी तो मुमकिन है वो नकली वजदान की बजाय कोई और शख्स हो। सद्दफ की बात में वजन था। वाकई मुस्लिम टाउन वाले पुल से अब तक हमने उसकी पुश्त ही देखी थी, मगर मैं मखसूस जीप और ड्रेसिंग की बिना पर यकीन से कह सकता था कि ये वही शख्स है जो कल रात नहर के किनारे मेरे सामने आया था। वहां मैंने इसकी शक्लो सूरत देखी थी, वो हूबहू मैं था। हम दोनों के कद काट, नक्शो निगार और खदो खाल में सरमू फर्क नहीं था। फिर उसकी पूरी सरारियत भी उसे नकली वैदान साबित कर रही थी। मैंने कहा, इस वक्त हम उसके बहुत करीब पहुंच चुके हैं, तुम उसकी शक्ल बासानी देख सकोगी। जब तक हम मसनूई डुल्फिन वाले फुआरे के पास से गुजरकर उस डुलवानी रास्ते की जानी बढ़े, बहरूपिया मेरी निगाह से ओझल हो गया। हम तकरीबन दौड़ते हुए डलवान पर चढ़ने लगे। उस रास्ते की इख्तिताम पर मालूम हुआ उस तरफ मुख्तलिफ रंगों नस्ल के टाइगर्स के पिंजरे हैं। एक ही तौर से 5-6 पिंजरे बने हुए थे जिनमें खुशनुमा जिल्द और बेबना ताकत के मालिक शेर चीते बंधे थे। चिड़ियाघर के शीशे में लोगों का बहुत रश था। मर्दों, औरतें, हर उम्र के बच्चे बड़ी तादाद में वहाँ मौजूद थे। मैं मुतलाशी नजर से बहरूपिये को ढूंढने लगा। सद्दफ का हाल भी मुझसे ज्यादा मुख्तलिफ ना था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वो हमें कहीं नजर न आया। अजीब मुसीबत है ये शख्स भी। सद्दफ की झुंझलाई हुई आवाज मेरी समा तक पहुंची। मैं भी हैरान था वो कहाँ चला गया। वहाँ मौजूद अफराद में कोई भी ऐसा नहीं था जिसने सरासर सफेद लिबास पहन रखा हो। हम तेज कदमों से चलते हुए शीशे के आखिरी सिरे पर पहुंच गए। आगे रास्ता बंद था। इस रास्ते को चिड़ियाघर की इंतजामिया ने आर्जी तौर पर बंद कर रखा था। वहाँ कोई तामीरी काम हो रहा था।
शेरों वाला आखिरी पिंजरा भी खाली था। एक छोटे से बोर्ड पर वार्निंग नुमा हिदायत भी दर्ज थी कि कोई भी शख्स इस तरफ आने की कोशिश ना करे वरना अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। वो तो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा भाईजान। सदफ ने एक तवील सांस खारिज करते हुए कहा, कहीं उधर तो नहीं कूद गया? उसका इशारा उसी खतरनाक हिस्से की जानिब था जिधर जाने से अवामुन नास को मना किया गया था। मैंने कहा, बज़ाहिर तो यही लगता है, वरना अगर वो यहाँ होता तो हमसे पोशीदा नहीं रह सकता था। अब तुम्हारा क्या इरादा है? मैंने ममनुआ हिस्से की दूसरी तरफ देखते हुए कहा, चलो वापसी के रास्ते से होकर इधर जाते हैं। उसने ताइदी अंदाज में सर हिलाया और हम वापसी के लिए पलट गए। उसी वक्त हम दोनों को एक साथ हैरत का शदीद झटका लगा। वो कमीना शख्स ढुलवानी रास्ता उतरकर उस हिस्से से निकल रहा था। मैंने सदफ से कहा, भागो वरना वो निकल जाएगा। हमने दौड़ने वाले अंदाज में कदम उठाए ही थे कि अकम में आवाजें उभरी, पकड़ो, जाने ना पाए, दौड़ो, वो निकल रहे हैं। फिर इससे पहले कि हम रुक कर सूरत-ए-हाल का जायजा लेते, हमें दर्जन भर अफराद ने घेरे में ले लिया। सदफ को तो किसी ने छूने या पकड़ने की कोशिश नहीं की, अलबत्ता मुझे बाजुओं से थाम लिया गया। मैंने गुस्से से झटक कर अपने बाजू छुड़ाए और सख्त लहजे में कहा, ये क्या बदतमीजी है? मुझे इस तरह क्यों पकड़ रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इस तरह ना पकड़े तो किस तरह पकड़े? एक नौजवान ने जोशीले लहजे में कहा, तुमने हमारा नहीं बल्कि उस औरत का कुछ बिगाड़ा है। बात खत्म करते उसने एक खुशनुमा लिबास खातून की जानिब इशारा किया। उसी वक्त इंकशाफ हुआ कि मुझे एक जेब कतरे की हैसियत से दबोचने की कोशिश की गई थी। मज़कूरा औरत का दावा था कि मैंने उसके पर्स में हाथ डाला था। मैंने बरहमी से कहा, क्या आपने मुझे अपने पर्स में हाथ डालते हुए देखा था? हाँ देखा था। वो डिठाई से बोली, तुमने मेरे पर्स में से छोटा बटुआ उड़ाया है, ये देखो पर्स की जिप खुली हुई है। फिर उसने मुझे अपना पर्स खुला हुआ दिखाया। उस वक्त तक चिड़ियाघर के सिक्योरिटी स्टाफ के 2 अफराद भी इस हंगामा आराई की बू सूंघकर हमारे नजदीक आ गए। वो दोनों बड़ी खूनख्वार निगाहों से मुझे देख रहे थे। मैंने खातून को मुखातिब करते हुए कहा, मोहतरमा, लगता है आपको मेरे बारे में कोई गलतफहमी हुई है। अगर वाकई आपका बटुआ निकला है तो फिर आप रास्ता पीट रही हैं। मेरे ख्याल में सांप निकल चुका है, तुम तलाशी दो। सिक्योरिटी के एक शख्स ने मुझसे कहा। इस सूरत-ए-हाल से निपटने का एक आसान तरीका था कि मैं जामा तलाशी में रुकावट ना बनता। मैंने कोई बटुआ नहीं मारा, इसलिए फिक्रमंदी की कोई बात नहीं थी। आप खुशी से मेरी तलाशी ले सकते हैं, मैंने सिक्योरिटी वाले से कहा। वो आगे बढ़ा और मुझे टटोलने और परखने के बाद उसने ऐलान कर दिया, बटुआ तो इसके पास नहीं है। मजमे में मौजूद एक शख्स ने ख्याल आराई कि इसने बटुआ अपनी साथी को दे दिया होगा। ये क्या बकवास है? मैंने चीख कर कहा, मैं तुम लोगों के चीफ से बात करता हूँ। साहब, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? सिक्योरिटी वाला कदरे नरमी से बोला, बटुआ आपके पास से बरामद नहीं हुआ। अगर आप लोगों का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं तो आपकी साथी के पास भी बटुआ नहीं मिलेगा। आप फिक्र ना करें, हमारा लेडीज स्टाफ इनकी तलाशी लेगा। वैसे आप चाहें तो हमारे चीफ से बात कर सकते हैं। उसकी बात माकूल थी। जब एक औरत दावेदार थी कि मैं उसके पर्स में से बटुआ निकाला है तो सिक्योरिटी वाला मेरी और सदफ की तलाशी लेने में हक बजानिब था। इस मुसीबत से जल्द से जल्द छुटकारा पा लेने के लिए ये अजहद जरूरी था। मैंने सिक्योरिटी वाले की बात मान ली। एक कमरे में एक लेडीज सिक्योरिटी गार्ड ने सदफ की तलाशी ली और नतीजा बरामद हुआ कि मज़कूरा बटुआ इसके पास भी नहीं है। अब सिक्योरिटी वालों के पास हमें रोकने या हमारे खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई करने का कोई जवाब नहीं था। लिहाजा मादरत के साथ हमें फारिग कर दिया गया। हम चिड़ियाघर से निकलकर ग्रे हाई रूफ की तरफ आए तो सदफ ने पूछा, फैदान ये सब क्या था? मुहिम जोई, मैंने नीम तंजिया लहजे में कहा। तुम्हारी तफरीह तबे के लिए कुदरत ने कुछ सामान कर दिया है। तुम्हें एडवेंचर बहुत पसंद है ना? वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, कुदरत ने या उस कमबख्त बैरूपिये ने? जब उसके बारे में हम इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि वो नजरबंदी के साथ साथ कुछ पुरस्रार उलूम से भी वाकिफ है, तो फिर क्यों, कौन, क्या और कैसे जैसे अल्फाज बेमानी होकर रह जाते हैं। तुम्हारी तरह मेरा भी यही ख्याल है कि नकली वैदान ने हमसे जान छुड़ाने के लिए किसी भी तरह वो टांग रचाया है। वो हमें इस मामले में उलझाकर हमारी तवज्जो खुद से हटवाना चाहता था। उससे ये एक बात भी साबित हो गई कि वो यहाँ हमारी मौजूदगी से आगाह हो गया था। पहाड़ में गया वो बैरूपिया और उसके पुरस्रार उलूम। सदफ ने गाड़ी में बैठते हुए बेजारी से कहा, ख्वाह मुखा बार बार हमें परेशान करने चला आता है। मैंने हाई रूफ स्टार्ट की और चिड़ियाघर से बाहर निकलकर उसे माल रोड पर ले आया। अब हमारा रुख रीगल की जानिब था। मैंने सदफ को छेड़ने की गर्ज से कहा, अगर बैरूपिया तुम्हारे ख्यालात से आगाह हो गया तो तुम्हारी शामत आ जाएगी। वो बेपरवाही से कंधे उचकाते हुए बोली, मेरी बला से मैं उससे नहीं डरती। अगर उसमें हिम्मत है तो सामने आकर मुकाबला करे। वो तो अभी तक एक भगोड़े का किरदार अदा कर रहा है। वही कलमे को रुकी, फिर इजाफा करते हुए बोली, वैसे वैदान तुम्हारी ये नकल बिल्कुल तुम्हारी तरह पेचीदा है। मुझ में ऐसी क्या पेचीदगी देख ली तुमने? अच्छा सवाल है। वो एक कहका लगाते हुए बोली, खैर तुम्हारे सवाल का मैं किसी मुनासिब मौके पर जवाब दूंगी। गोया तुम ये कहना चाहती हो कि ये मौका मुनासिब नहीं है। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं। फिर कैसी बात है? उसके गुरेज और हिचकिचाहट ने मुझे उकसाया। नकली वजदान ने अपने रवैये से खासी कोफ्त में मुब्तला कर दिया था। मैंने सदफ से तफरीह लेते हुए कहा, मैंने तुम्हारी बात से ये नतीजा अखज़ किया है कि तुम दिल में बैरूपिये से डर रही हो, इसलिए लब कुशाई में हिचकिचा रही हो। वरना मेरे सवालात इतने पेचीदा या मुश्किल नहीं है कि इनके जवाब देने के लिए किसी खास मौके का इंतजार किया जाए। मेरी डरती है उससे जूती। अब अगर वो मेरे सामने आया तो मैं उसका मुंह नोच लूंगी। बहुत खूब, मैंने जेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। फैजान कमाल हो गया। सदफ की सरसराती आवाज मेरी समात तक पहुंची।
شاید اس بیروپیے نے ہماری باتیں سن لی ہیں، وہ دیکھو، اس نے انگلی سے ایک جانب اشارہ کیا، وہ اس کی سرخ جیپ کھڑی ہے۔ میں نے صدف کے اشارے کی تقلید میں نگاہ دوڑائی اور مجھے لینڈ کروزر نظر آ گئی۔ وہ پلازا سینما سے ذرا آگے گاڑیوں کے ایک شو روم سے باہر آ رہا تھا۔ میں نے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس کی جیپ کی نمبر پلیٹ دیکھ لی، وہ واقعی نقلی وجدان ہی تھا۔ اس مرتبہ بھی ہماری نگاہیں اس کی پشت تک ہی محدود رہیں۔ دونوں گاڑیوں میں ایک مخصوص فاصلہ برقرار تھا۔ اس وقت ہم فاطمہ جناح میڈیکل کالج کے سامنے سے گزر رہے تھے جب صدف نے سٹ پٹائے ہوئے لہجے میں مجھ سے استفسار کیا، آخر یہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ ہم سے نہیں بلکہ صرف مجھ سے، میں نے تصدیق کرتے ہوئے کہا۔ اس کی دوستی اور دشمنی صرف اور صرف مجھ تک محدود ہے۔ اب تک میں فیصلہ نہیں کر پایا ہوں کہ اسے دوست سمجھوں یا دشمن۔ صدف نے اکتاہٹ امیز لہجے میں کہا، ایسے شخص سے دوستی کیسے ہو سکتی ہے جو قدم قدم پر تکلیف کا باعث ہو؟ میں نے کہا، ابھی تک اس نے مجھے واضح طور پر کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور نہ ہی فائدہ۔ میں ایک لمحے کو رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اور جہاں تک اس کے موجودہ رویے کی بات ہے تو اس میں اسے قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ ہم اپنی مرضی سے اس کے تعاقب میں لگے ہوئے ہیں اور کوفت اٹھا رہے ہیں، یہ اچھی منطق ہے۔ وہ خفقی سے بولی، وجدان، تمہاری باتوں سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے تم نقلی وجدان کی فیور کر رہے ہو، کہیں اس نے کچھ پڑھ کر تم پر پھونک تو نہیں دیا؟ میں نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں، اگر ٹھنڈے دل و دماغ سے حالات کا تجزیہ کرو تو تم بھی اس نتیجے پر پہنچو گی جہاں میں پہنچ چکا ہوں۔ میں اسے فضول تجزیوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتی۔ وہ لا تعلقی کا رویہ اختیار کرتے ہوئے بولی، تم مجھے اپنے آئندہ کے پروگرام کے بارے میں بتاؤ۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہم سید پور جا رہے ہیں۔ کیا اس کے ساتھ ساتھ؟ وہ بوئیں سکیڑتے ہوئے بولی، اس کی رہنمائی میں؟ مجھے سید پور تک جانے کے لیے کسی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں، میں نے کہا۔ اللہ دیتا نے راستے کی تفصیل بڑی تسلی سے مجھے سمجھائی ہے۔ میں ذہن میں طے کردہ راستے پر گاڑی دوڑاؤں گا، سرخ جیپ کی وجہ سے کوئی راستہ تبدیل نہیں کروں گا۔ اب یہ جہاں تک چلتا ہے چلے، جس رفتار سے چلنا چاہے اس کی مرضی۔ وہ شک امیز نظر سے مجھے گھورتے ہوئے بولی، لگتا ہے تم کسی نتیجے پر پہنچ چکے ہو، اس لیے نقلی وجدان کو اہمیت نہیں دے رہے ہو۔ میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، ایسی بات نہیں، تم خواہ مخواہ وہم میں نہ پڑو۔ ایسی کوئی بات نہیں، یا تم مجھے بتانا نہیں چاہتے؟ واقعی ایسی کوئی بات نہیں، میں نے قطعیت سے کہا، اور اگر میں کسی نتیجے پر پہنچ گیا تو سب سے پہلے تمہیں ہی آگاہ کروں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ میں نے صدف سے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا، میں ابھی تک کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ پایا تھا، تاہم میں نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر وہ بیروپیہ میرے ساتھ برا نہیں کر رہا تو میں بھی فی الحال اسے فراموش کر دوں گا۔ مجھے سب سے پہلے سید پور اور رکھاں والی مشن پر جانا تھا، پھر نقلی وجدان سے بھی نمٹ لیا جاتا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اگر از خود بیری راہ کی رکاوٹ بنتا تو میں اسے بھی دیکھ لیتا۔ بدنگ چونگی پر میں نے فاطمہ جناح روڈ کو چھوڑ دیا اور ہائی روف کو گلبرگ روڈ پر ڈال دیا۔ یہ سڑک کالج کے پاس سے گزر کر کنال بینک روڈ سے پھر جا ملتی اور پھر ہمارا سیدھا راستہ ہو جاتا۔ سرخ لینڈ کروزر مخصوص فاصلے سے ہمارے آگے چل رہی تھی، لیکن کنال روڈ بینک پر آنے کے بعد اس نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا اور مال روڈ کی کراسنگ پر وہ بائیں جانب مڑ کر مال روڈ پر رواں دواں ٹریفک کا حصہ بن گیا۔ صدف نے اطمینان کا سانس خارج کرتے ہوئے کہا، شکر ہے اس مصیبت سے تو جان چھوٹی۔ میں نے نقلی وجدان کی رخصتی پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور کنال بینک روڈ پر گاڑی کو آگے بڑھاتا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ہم فتح گڑھ کو پیچھے چھوڑ کر سید پور کی جانب گامزن تھے۔ 2-3 کلومیٹر آگے آنے کے بعد سڑک اتنی ہموار نہ رہی جتنی پہلے تھی۔ مجھے ہائی روف کی رفتار قدرے کم کرنا پڑی، اس کے ساتھ ہی سڑک کچی پکی ہونے کے سبب دھول مٹی بھی اڑ رہی تھی۔ میں نے احتیاط کے ساتھ سفر اپنا جاری رکھا۔ اسی دوران میں ہمارے درمیان ہلکی پھلکی گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ وہ کرید کر میری گزری ہوئی زندگی کے بارے میں سوال کر رہی تھی۔ اس کا یہ استفساریہ مارشل آرٹس اور چیتا کی محدود نہیں تھا، بلکہ وہ معاشی اور معاشرتی ٹو میں بھی لگی ہوئی تھی۔ ہم بات چیت کرتے ہوئے لمحہ بلمحہ سید پور کے نزدیک پہنچ رہے تھے کہ ونڈ اسکرین کے پار دور سڑک پر میں نے گرد و غبار کا ایک طوفان اٹھتے دیکھا۔ یہ منظر صدف کی نگاہ سے بھی پوشیدہ نہیں رہا تھا۔ وہ خیال آرائی کرتے ہوئے بولی، میرے خیال میں کوئی گاڑی تیز رفتاری سے ہماری جانب آ رہی ہے۔ میں تمہارا ہم خیال ہوں، میں نے کہا۔ اسی وقت فضا میں ایک مخصوص قسم کے سائرن کی صدا گونج اٹھی۔ ایسا ہارن جہاں تو پولیس موبائل پر نصب ہوتا ہے یا پھر ایمبولینس پر۔ صدف چونکے ہوئے لہجے میں بولی، یہ کوئی ایمبولینس ہو سکتی ہے، کسی ایمرجنسی مریض کو ہاسپٹل پہنچانے کے لیے وہ اس تیز رفتاری پر مجبور ہیں۔ ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے، میں نے گمبھیر آواز میں کہا، اور اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کوئی عجب نہیں یہ پولیس موبائل ہو۔ صدف نے تشویشناک نظر سے مجھے دیکھا۔ اسی دوران میں متذکرہ گاڑی کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ وہ گرد کی لپیٹ میں تو اب بھی تھی، تاہم ہمارے درمیان فاصلہ چونکہ بتدریج کم ہو رہا تھا اس لیے اسے دیکھنا ممکن ہو گیا تھا۔ میں نے محدود فاصلے سے اسے پہچان لیا۔ وہ سفید رنگ کی ایک ٹویوٹا ہائیس تھی جس کے ماتھے پر مخصوص سرخ بتی اپنی گردشی حرکت جاری رکھے ہوئے تھی۔ اس گردش کا ساتھ دینے کے لیے ہارن کی آواز بھی مسلسل فضا کا حصہ بنتی جا رہی تھی۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب ہمارے درمیان انتہائی کم فاصلہ رہ گیا۔ چند لمحوں بعد ہم ایک دوسرے کے پیروں سے گزرنے والے تھے اور اسی لمحے میری نگاہ ایمبولینس کی پیسنجر سیٹ پر گئی اور وہ وہیں چپک کر رہ گئی۔ پیسنجر سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ کر مجھے اپنے وجود میں زلزلے کے آثار محسوس ہوئے۔ میں نے اسے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں پہچان لیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شعیب غوری کا قابل اعتماد و نائب کبیر شاہ عرف شاہ جی تھا۔
مجھے اپنے بدن پر چیونٹیاں رینگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ شاہ جی کا لاہور کے گرد و نواح سے دور کا بھی تعلق و واسطہ نہیں تھا اور وہ ایک ایمبولینس کی پیسنجر سیٹ پر بیٹھ کر سید پور سے لاہور کی جانب آ رہا تھا۔ یہ حیرت انگیز کے ساتھ ساتھ ایک ناقابل یقین بات بھی تھی۔